प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में, जिसे बनाया है आपके प्यार, भरोसे और विश्वास ने। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं माइंड मैप की। माइंड मैप की उपयोगिता क्या है, पहले हम ये जानेंगे, फिर हम लोग अध्याय 3 के मुद्रा और बैंकिंग के माइंड मैप पे चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो टॉपर्स विद्याकुल ने दिए, उन टॉपर्स की जुबानी आप पूछ लेना, आप देख लेना, उनके द्वारा दिए गए जो रिव्यू थे, उनके द्वारा जो कही गई अपना अनुभव था, उस अनुभव में ये बात निहित थी कि भाई जो विशाल सर ने माइंड मैप दिए, वो माइंड मैप हमको परीक्षा के समय में बहुत ही कारगर सिद्ध हुए। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया कि ये जो माइंड मैप मैं आपको बता रहा हूं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभदायक है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई माइंड मैप किस रूप में हमको जानना जरूरी है। तो ये हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए लाभदायक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्लियर है, परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक है। अच्छा, क्यों लाभदायक है भाई? तो दूसरा पॉइंट ये है, इसके द्वारा संपूर्ण अध्याय को, चैप्टर को कम समय में समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो एक तो लाभदायक है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा की दृष्टि से क्यों लाभदायक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने में, माइंड का सेटअप बनाने में, कोई टॉपिक छूट ना जाए, इसके संदर्भ में ये माइंड मैप काम करता है। दूसरा मुद्दा यह हो गया कि भाई संपूर्ण अध्याय को कम समय में बेहतर तरीके से समझ में आता है। अच्छा, तीसरा मुद्दा यह हो गया, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेहतर ढंग से हम रिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि हम बेहतर ढंग से रिवीजन कर पाते हैं। तो रिवीजन में आसानी होती है। ठीक है, तो ये तीन बड़ी बातें जो आपको टॉपर्स जो बनते हैं, जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है, जिनके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स में माइंड मैप का होना बहुत जरूरी है। अब आइए हम बात करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसको आप मनी एंड बैंकिंग कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय है। इसके किस तरीके से माइंड मैप डिजाइन किए जा सकते हैं, आइए वन बाय वन इसको हम समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि आपके सामने ये मनी एंड बैंकिंग का पूरा का पूरा मैप है, जिसमें हम सबसे पहले मनी की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, फिर इसके बाद में बैंकिंग प्रणाली में बात करते हैं, और बैंकिंग प्रणाली में हमारे पास केंद्रीय बैंक आता है, वाणिज्यिक बैंक आता है। अगर हम मुद्रा की बात करें बेटा, तो सबसे पहले इसके हम अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। अर्थ परिभाषा को देखने के बाद हमारे पास आ जाता है मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। तो कौन कौन से प्रकार सर जी? तो प्रकार सबसे पहला है वस्तु मुद्रा है, चलन मुद्रा है, बैंक मुद्रा है, और ये मुद्राएं आपके साथ आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। इससे हट करके हमने आपको अभी डिजिटल करेंसी पढ़ाया, टोकन करेंसी हमने आपको पढ़ा दिया है।
अच्छा, जब वस्तु मुद्रा हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमको एक चीज और ध्यान देनी होती है, वस्तु विनिमय। इस अध्याय में आपको वस्तु विनिमय भी मिलेगा, अभी आपको समझाएंगे कि वस्तु विनिमय में आप कैसे माइंड मैप क्रिएट करोगे। फिर एक आता है, ये तो 2 मुद्दे हो गए, फिर आता है मुद्रा का कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, भविष्य भुगतान का साधन है, संपत्ति संचय का साधन है। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो इसको हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं। अब फिर इसके बाद में है वाणिज्यिक बैंक, इसकी डेफिनेशन की परिभाषा, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि भाई इसका फंक्शन क्या है, तो जमा करना है, ऋण देना है, क्रेडिट सृजन करना है, और इसके साथ साथ कुछ और भी कार्य इसके होते हैं। इसके बाद में हम सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका में आते हैं रिजर्व बैंक। आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक क्या है, और उसके अपने किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या काम करता है। तो मूल्य नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। मूल्य नियंत्रण में चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, नगद आरक्षित अनुपात जिसको हम CRR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात हो, स्ट्रेचटरी लिक्विडिटी रेशियो हो, SLR हो, और हम इसी में मौद्रिक नीति की बात करते हैं कि परिमाणात्मक मौद्रिक नीति होगी, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होगी, टूल्स के रूप में हम लोग यूज करेंगे, या फिर इसमें हम लोग क्वालिटेटिव की बात करेंगे। ये टूल्स हैं जिसमें हम लोग विस्तारवादी मौद्रिक नीति में भी इसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही संकुचित मौद्रिक नीति में भी यूज करते हैं, ठीक। फिर हम लोग बैंकिंग सर्वेक्षण या बैंकिंग पर्यवेक्षण के रूप में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से बैंकों में क्या चीजें हुई। अब आइए इसको थोड़ा सा हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसको डिटेल में हम एक बार आपके सामने एक एक मुद्दे को रख दें कम समय में, जो आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, तो ये मुद्दा आपके सामने बना बेटा कि भाई सबसे पहले तो सर हमने मुद्रा की बात कही, ठीक है। तो मनी को जब हम लेते हैं तो मनी को हम किस रूप में भैया रखते हैं, मनी को हम किस रूप में रखते हैं, इस रूप में रखते हैं कि भाई सबसे पहला मुद्दा हमारे पास आ जाता है कि मुद्रा क्या है। एक तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी, अच्छा, एक हमने अर्थ बताते हुए इसको डिटेल में क्लियर किया, ठीक है भाई, अर्थ बताया और परिभाषा बता दी। हमने इसमें हर्टले विदर्स को बताया, हमने इसमें हर्टले विदर्स को बताया, याद होगा आपको, इनकी परिभाषा बहुत आती है। हमने इसमें मार्शल साहब को बताया, मार्शल की परिभाषा दे दी कि किस तरीके से मुद्रा धुरी के रूप में काम करती है, जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे, हर्टले विदर्स साहब ने बताया। ये बहुत सारी नैब की परिभाषा है, पीगू की परिभाषा है, हमने बहुत सारे डिटेल में बातें की है। बहरहाल यहाँ पे परिभाषाओं की चर्चा है, ठीक है। तो मुद्रा जो वस्तु विनिमय के कठिनाइयों को दूर करे वो मुद्रा कहलाती है। मुद्रा वह जो विनिमय का साधन होती है। ये बातें यहाँ से माइंड मैप में क्लियर हो जाती है। फिर है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार को आप किस तरीके से कुछ डिजाइन करोगे, सर किस तरीके से डिजाइन करना है, तो एक है वस्तु मुद्रा के रूप में, अच्छा, जब हम लोग वस्तु विनिमय की बात करते हैं। फिर धातु के रूप में, धातु की मुद्राएं। फिर इसके बाद में हम लोग करेंसी की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं, टोकन मनी की बात करते हैं, प्लास्टिक मनी की बात करते हैं, डिजिटल मनी की बात करते हैं, ठीक, जिसमें क्रिप्टो करेंसी से लेकर के बिटकॉइन से लेकर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक तो ये बातें हो गई। फिर हम लोग आगे चलते हैं और हमको तीसरी बात समझ में आती है कि फंक्शन ऑफ मनी, मनी के कार्य क्या है, ठीक। तो मनी के प्राथमिक कार्यों को हम लोग देखते हैं, द्वितीय कार्य को देखते हैं, किस किस तरीके से प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और अन्य कार्य हमको दिखाई देते हैं। इसमें आकस्मिक कार्य भी होते हैं। प्राथमिक कार्य में सिर्फ और सिर्फ वो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, हस्तांतरण भुगतान हो या फिर उसका संकेंद्रण हो, कलेक्शन हो, तो ये चीजें आपके द्वितीय कार्य में आ जाती हैं। बाकी अन्य और आकस्मिक कार्य हैं, जिससे राष्ट्रीय आय का लेखांकन।
ये आपकी मुद्रा के कार्य बन जाते हैं। लेकिन बात मुद्रा से खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुद्रा के ही टॉपिक में दूसरी चीज जुड़ी होती है। वो क्या है? मुद्रा संबंधित सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किस रूप में होते हैं? मुद्रा संबंधित अगर हम सिद्धांतों की चर्चा करें तो ये सिद्धांत किस रूप में हमको दिखाई देंगे? ये इस रूप में दिखाई देंगे। किस रूप में दिखाई देंगे सर? तो एक तो होता है मुद्रा की मांग, और दूसरा होता है मुद्रा की आपूर्ति का सिद्धांत। मुद्रा की आपूर्ति का सिद्धांत। मुद्रा की मांग के सिद्धांत में प्यारे साथियों हम लोगों ने जब बात की तो हमको दो चीजें मिली। एक तो इसके निर्धारण के घटक क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या है, और दूसरा हमने मांगा कि इसका मापन क्या है। मुद्रा की अगर हम बात करें मुद्रा की मांग पर, तो मुद्रा की मांग के इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मुद्रा के निर्धारक घटक, या हम इस रूप में देख लें कि मुद्रा की मांग को, मुद्रा की मांग के उद्देश्य क्या है, और उद्देश्यों के बाद में हम यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत। अब जब यहां पे आप जाओगे तो इसमें कीन्स का ही है, एक तो लेन देन संबंधी, एक सट्टेबाजी संबंधी, और एक सुरक्षा संबंधी उद्देश्य आपको दिखाई देंगे। यहां से मुद्रा की मांग क्रिएट होती है। कीन्स की तरलता पसंदगी सिद्धांत में L1 इक्वल्स टू L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 की बात की जाती है। उसमें भी दो प्रकार के सूत्र भी आते हैं। ठीक, अब मुद्रा की आपूर्ति को देखेंगे। मुद्रा की आपूर्ति में हम लोगों को एक तो निर्धारक या निर्धारित करने वाले घटक दिखाई देते हैं। मुद्रा की आपूर्ति को कौन कौन, और मुद्रा की आपूर्ति को के मापन को हम लोग देखें कि मापन स्केल क्या होता है। मापन स्केल में हम M1, M2, M3, M4 की बात करते हैं जो RBI जारी करता है। ठीक है, इसमें हम लोग व्यापक मुद्रा और व्यापक मुद्रा के बाद में संकीर्ण मुद्रा की बात करते हैं, तरल और संकुचित मुद्रा की बात करते हैं। ये हो गया। फिर निर्धारक घटक में हम लोगों की इच्छा शक्ति है रखने की, मुद्रा की रखने की। CRR SLR का बढ़ना या घटना भी है, ये भी बात हो जाती है। मुद्रा का चलन वेग, यह भी मायने रखता है। तो निर्धारक घटक भी देख लेते हैं, मुद्रा का मापन भी जो RBI पेश करता है। तो ये मुद्रा की पूर्ति हो गई और मुद्रा की मांग, जिसे आपने अभी देखा है। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके से अगर माइंड मैप बनाते हैं हम लोग, तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है और एक उद्देश्य परक रूप में हमको दिखाई देता है। इसके बाद अब हमारे पास बैंकिंग सेक्टर आता है। ये तो मुद्रा होगी। बैंकिंग व्यवस्था, जब हमारे पास बैंकिंग व्यवस्था आती है तो बैंकिंग व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, क्या हो जाती है भाई? बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बैंकिंग व्यवस्था को देख रहे होते हैं तो बैंकिंग व्यवस्था में हमारे पास दो मेजर पॉइंट्स हो जाते हैं, मेन पॉइंट्स हो जाते हैं। एक तो हमारे पास होता है केंद्रीय बैंक, जिसको हम RBI कहते हैं, और उस बैंक के कार्य, उस बैंक की व्यवस्था, उस बैंक का डेवलपमेंट होता है। इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं। एक तो इसकी परिभाषा है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। एक तो इसका भाई महत्व है, उस पर क्वेश्चन बनता है। एक तो इसके कार्य हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक, और कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति में सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि नियंत्रण, और एक दूसरी बात है जो प्राइमरी इसका वर्क है वो है कि मुद्रा का निर्गमन कार्य। क्लियर। फिर इसके बाद हमारे सामने आता है व्यावसायिक बैंक। और ये व्यावसायिक बैंक प्यारे साथियों हमको इस रूप में दिखाई देता है कि भाई इनकी परिभाषा क्या है और इनके कार्य क्या है। और कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये साख सृजन का कार्य करते हैं, देने का कार्य करते हैं। जब आरबीआई इनके लिए मौद्रिक नीति बनाता है तो साख को कंट्रोल करने की जैसे जैसे वो हिदायत देता है वैसे वैसे इस पे काम करते हैं। ये मांग जमा स्वीकार करते हैं तो ऋण भी प्रदान करते हैं, जिसको साख सृजन मैंने कहा। बाकी बहुत सारे कार्य व्यावसायिक बैंक भी करते हैं, इनके भी कई प्रकार देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट प्यारे साथियों मैंने अभी बताया है, जिन लोगों ने अभी तक ना देखा हो वो जाकर के बैंकिंग सुधार वाला वीडियो देख लें, सेशन देख लें। बैंकिंग सुधार क्या रहा? बैंकिंग सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि मैंने 91 से 1991 से नरसिम्हन समिति फर्स्ट से लेकर के और 98 की बात की, नरसिम्हन समिति सेकंड की बात की, विमल जालान से होते हुए हम रंगराजन समिति और वर्तमान में रघुराम राजन समिति तक की हमने चर्चा की है। ठीक। हालांकि आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है इतनी लंबी चौड़ी, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं। 91, 92 का नरसिम्हन समिति फर्स्ट और 98 की नरसिम्हन समिति सेकंड, ये आपके सिलेबस में है। तो बैंकिंग सुधार वाला भी सिलेबस हो जाता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 में पढ़ता है मुद्रा, मुद्रा के सिद्धांत, मुद्रा की परिभाषा, कार्य और बैंकिंग में 3 पार्ट, बैंकिंग सुधार, केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक के रूप में। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राम राम।